Hello friends, in today's short video, we are here to learn about asthma. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा क्या है? एक तरह का क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्रोनिक का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि कंटिन्यू हो फॉर लॉन्ग टाइम, या फिर कुछ ऐसा जो कि हैपेंड हो अगेन एंड अगेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक। और ये क्या है कि एयरवेज की क्या है, ये डिजीज़ है जिसमें क्या है, आपको रिकरेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग, यहाँ पे रिकरेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग देखने को मिलेगा। वीजिंग क्या होता है? ये एक तरह की हाई पिच विसिल होती है, उसको हम बोलते हैं वीजिंग। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें जो है ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या फिर जो है वो, या डिस्पेनिया भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लंग्स है उसको इनफ जो एयर है वो नहीं मिलती, इसके वजह से जो है ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे टाइटनेस देखने को मिलेगी, कहाँ पे? चेस्ट में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कफिंग भी होगी, ठीक है। और इन सिम्टम्स के रिजल्ट की वजह से यहाँ पे एयरवेज हाइपो रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन मिलेगा देखने को, और यहाँ पे इरिवर्सिबल एयर ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि कॉजेज़ क्या होते हैं अस्थमा के। अस्थमा का जो मेन कॉजेज़ है, सबसे पहले जो है ना, एलर्जेंस। एलर्जेंस जैसे डस्ट माइट, ठीक है। आप कहीं झाड़ू लगाते हैं या कुछ और होता है, तो यहाँ पे जो धूल उड़ती है ना, उसके वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे पॉलन जो होते हैं, जैसे पॉलिनेशन होता है ना, मतलब पौधों में पॉलिनेशन होता है, तो वो जो पोलन ग्रेन होते हैं मेल के, वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो उड़ के हमारे एयर के थ्रू उसको हम ब्रीथ कर लेते हैं, उसके वजह से भी जो ये हो सकता है। जो पेट डेंडर होते हैं ना, उनकी वजह से। यहाँ पे मोल्ड होते हैं, उनकी वजह से। या फिर जो कॉकरोच का ड्रूपिंग होता है, उसके वजह से। और कुछ इरिटेंट, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी में जाके कुछ इरिटेशन करे, जैसे आपका स्मोक हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऊडर हो गया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो ज़्यादा डिओड्रेंट लगाते हैं, कभी कभी हमको देखा होगा आपने कि वहाँ पे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। उसके वजह से भी हो सकता है। एयर पोल्यूशन की बात करें तो जैसे दिल्ली जैसे शहरों में क्या होता है कि एयर पोल्यूशन का लेवल जो है वो 250 के बहुत ऊपर होता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे भी जो है इस कंडीशन को आप इजीली देख सकते हैं। या फिर कोई केमिकल फ्यूम्स हो, उसके वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन की अगर बात करें, तो यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड हो जाए, उसके वजह से भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी की अगर बात करें, तो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब बहुत सी ऐसी जो है एक्सरसाइज होती हैं जिसमें जो है कुछ एक्सरसाइज क्या करती हैं कि जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को जो है वो ट्रिगर कर देती हैं। तो क्या करना है कि उन एक्सरसाइज से हमको बचना है। उसके बाद वेदर चेंज, जैसे होता है कोल्ड एयर। कोल्ड एयर में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर जो है वो कम होता है। इसके वजह से क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होगी। आपने ठंडक में देखा होगा, जब कभी भी आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है ना एयर में, एज कम्पेयर टू समर, विंटर में जो होता है वो कम होता है। ह्यूमिडिटी है, उसके वजह से भी हो जाएगा। या फिर सडन टेम्परेचर शिफ्ट होता है, उसके वजह से भी हो सकता है। उसके बाद बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे आपका एस्प्रिन हो गया। यहाँ पे नेसिड्स एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग होते हैं वो हो जाएंगे, जिसमें नेसिड्स में आपका आइबुप्रोफेन हो जाएगा, वो हो सकता है। या फिर कोई बीटा ब्लॉकर है, उसके वजह से भी हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस जैसे एनजाइटी, कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम का एनजाइटी प्रेशर होता है, या फिर किसी और चीज़ का, उसकी वजह से भी। या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जो कि वो सिम्टम्स को क्या करता है, ट्रिगर कर देता है। उसके बाद यहाँ पे GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल जो रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, वो भी क्या करता है कि अस्थमा को जो है वो वर्सन करता है। यहाँ पे जो एसिड रिफ्लक्स होता है दैट कैन वर्सन द अस्थमा सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी एयरवेज है उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जब कभी भी जो ट्रिगरिंग एजेंट जो है वो एक्सपोज होता है, ठीक है, जैसे ही वो एक्सपोज होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, रिलीज करेगा किसको, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं, वो हो जाएगा आपका हिस्टामिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ल्यूकोटेरिन्स हो जाएगा, या फिर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या है, एक तरह के जो है ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जो कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के एक्सपोज में आती है, तो ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं ये ट्रिगर हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, स्वेलिंग कराएंगे और म्यूकस का प्रोडक्शन कराएंगे। जो एयरवेज होती है, अब उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाएगा, तो सांस लेने में जाहिर सी बात है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एयरवेज जो है बहुत नैरो होती है। अब वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, तो एयर जो है वो पास हो नहीं पाएगी, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा,
यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रोंकियल हाइपो रिस्पॉन्सिवनेस, इसमें क्या होता है, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ एयर टू द वेरियस स्टिमुलाई। कभी कभी जो यहाँ पे सेंसिटिविटी होती है एयर, जो एयरवेज की, वो कुछ कुछ स्टिमुलाई की वजह से जो है वो ट्रिगर हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्सेसिव ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। मान लीजिए नॉर्मली क्या था कि मान लीजिए ये आपकी ट्रेकिया है, नॉर्मली देखिए इतना स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे जब कभी भी क्या हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये पतला हो जाएगा। अब इसमें से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एयर का जो है जो है यहाँ से मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका किसमें, ये आपका होता है किसमें, ये हो जाएगा आपका ब्रोंकियल हाइपोरिस्पॉन्सिव केसेस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन मतलब किसी के वजह से जो है एयर फ्लो का बंद हो जाना। जैसे यहाँ पे म्यूकस बिल्डअप, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि म्यूकस का यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाएगा। जब कभी भी म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो चीज़ जो है वो नैरो हो जाएगी, ठीक है। तो सही से जो है क्या होगा, एयर फ्लो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो भी नहीं जा पाएगा। यहाँ पे एयर वॉल जो है वो जो थिक हो जाएगी, उसकी वजह से भी नहीं जा पाएगा। रिजल्ट इन रिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन, ये क्या है, रिवर्सिबल टेक्निक है। मतलब अगर आप म्यूकस जो बिल्ड हुआ उसको रिमूव कर दें, या फिर जो स्मूथ मसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है ना, उसको जो है वो क्या कर दें, रिलैक्स कर दें, या फिर जो एयर जो यहाँ पे एयर वॉल की जो थिकनेस है, वो अगर थिकनेस को हम कम कर दें तो यह कंडीशन जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगी, ठीक है। उसके हम बात करें एपिसोडिक सिम्टम्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर लीड टू इंटरमिटेंट अस्थमा अटैक। मतलब जो है अब ये सारे सिम्टम्स मिल के क्या करा सकते हैं, अस्थमा का अटैक करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसके, इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो है रेस्पायरेटरी सिम्टम्स, क्या क्या रेस्पायरेटरी सिम्टम्स उसे, सबसे पहले क्या बोलेंगे, विजिंग। विजिंग मैंने बताया था आपको कि एक विस्लिंग साउंड होती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे विस्लिंग साउंड सुनाई देगी। उसके बाद यहाँ पे हाइपो रिस्पॉन्सिवनेस वो था, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, जिसको डिस्पिनिया भी बोलते हैं। यहाँ पे चेस्ट टाइटनेस हो जाएगा, कफिंग होगी, स्पेशली जो है नाइट और अर्ली मॉर्निंग में आपको कफ देखने को मिलेगा। सीवियर सिम्टम्स की अगर बात करें, जो कि अस्थमा अटैक के दौरान होता है, यहाँ पे सीवियर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अब अस्थमा अटैक में क्या होगा कि सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। साइनोसिस, यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द यहाँ पे लिप एंड फिंगर जो है, क्योंकि यहाँ पे इनफ ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन भी हो सकता है, कहीं कहीं भी लिप्स भी होते हैं, फिंगर भी होते हैं, ठीक है। और इनएबिलिटी टू स्पीक इन फिल्ड सेंटेंस, हम सही तरीके से जो प्रॉपर सेंटेंस है वो बोल नहीं पाएंगे। यूज़ ऑफ एसेसरी मसल फॉर ब्रीदिंग, इसमें क्या है, हम एसेसरी मसल को यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT। इसमें सबसे पहले क्या होगा, स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री का काम क्या होता है कि देखिए इसमें क्या करेंगे, ये मेजर करेंगे एयर फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन को बिफोर एंड आफ्टर ब्रोंकोडाइलेटर। सबसे पहले ब्रोंकोडाइलेटर देने के पहले और ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद जो है क्या करेंगे, मेजर करेंगे किसके, एयर फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन को। उसके बाद पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, यहाँ पे यूज़ फॉर मॉनिटरिंग यहाँ पे अस्थमा कंट्रोल के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट करेंगे। इसमें आपका मिथाकोलिन जो है चैलेंज टेस्ट होता है टू एसेस द एयरवे हाइपो रिस्पॉन्सिवनेस। इसमें जो है मिथाकोलिन टेस्ट होता है, चैलेंज टेस्ट होता है, जिसमें हम एयर की हाइपो रिस्पॉन्सिवनेस को जो है क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। उसके बाद एलर्जी, क्योंकि हमने कॉजेज़ में पढ़ा था कि बहुत से एलर्जेन जैसे पोलन हो गया आपका जो है वो जो है क्या करते हैं, वो अस्थमा को कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्किन पिक टेस्ट होता है या फिर सीरम IG लेवल फॉर एलर्जी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि इस जब कभी भी किसी चीज़ से जो है एलर्जी होती है ना, तो यहाँ पे IgE का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इससे जो है हम पता लगा सकते हैं कि जो है एग्जैक्ट कॉज क्या है। उसके बाद हम एक्सरे करेंगे। एक्सरे क्यों करते हैं, क्योंकि जो है इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए, न्यूमोनिया को जो है, या फिर अदर लंग डिजीज़, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ डिजीज़ की जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो सेम होती है। जो है अगर मान लीजिए किसी को न्यूमोनिया हो या फिर जो है लंग्स का इन्फेक्शन हो या फिर कोई लंग डिजीज़ है, तो हर किसी में आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपो रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब कंडीशन, चेस्ट पेन,
जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो है चेस्ट एक्सरे से हम रूल आउट कर लेंगे कि वो अस्थमा ही है या कोई और इन्फेक्शन है या निमोनिया की वजह से या फिर कोई लंग डिजीज़ है, ठीक है, उसको रूल आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ब्लड टेस्ट। इसमें जो है हम इस्नोफिल काउंट को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे इस्नोफिल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और IgG का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए एलिवेटेड इन एलर्जिक अस्थमा। अगर एलर्जिक अस्थमा है तो ये जो इस्नोफिल की अगर हम बात करें तो ये इस्नोफिल का जो कंटेंट है वो राइज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शनल इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड FeNO2 जो टेस्ट है वो भी करेंगे टू मेजर यहाँ पे एयरवे इन्फ्लेमेशन। मतलब अगर एयरवे में कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टेस्ट करते हैं FeNO, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं आप। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में जो है मेडिकेशन, कौन कौन सी मेडिकेशन देंगे, तो सबसे पहले जो है रिलीवर मेडिकेशन, मतलब टू रेस्क्यू ट्रीटमेंट। सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जिसको हम बोलते हैं सावा, जिसमें आपका एल्ब्यूट्रॉल जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सैल्ब्यूटामॉल फॉर क्विक रिलीफ। अगर आपको क्विक रिलीफ चाहिए तो यहाँ पे एल्ब्यूट्रॉल का जो सैल्ब्यूटामॉल होता है उसको दे सकते हैं, या फिर एंटी कोलिनर्जिक जैसे एप्राट्रोपियम देते हैं फॉर एक्यूट एग्जर्वेशन के लिए। और कंट्रोलर मेडिकेशन की अगर बात करें जैसे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ICS दे सकते हैं। यहाँ पे आपका बुटिसोनाइड जो है वो दे सकते हैं, या जो है आप यहाँ पे फ्लूटाकेसोन जो है वो दे सकते हैं, जो कि रिड्यूस करता है किसको, इन्फ्लेमेशन को। यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, लाबा, वो भी दे सकते हैं, जिसमें आपका सल्मेट्रोल है, यहाँ पे फॉर्मेट्रोल है, यूज फॉर ICS। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे किसको, ल्यूकोटोरिन जो है, ल्यूकोटेरिन रिसेप्टर एगोनिस्ट जिसको LTRS बोलते हैं, जिसमें आपका मोंटेल्यूकास्ट आता है, जो कि क्या है, एक तरह का ओरल मेडिकेशन, उसको दे सकते हैं। या फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर जिसको यहाँ पे क्रोमोमोइल सोडियम जो है वो दे सकते हैं, जो कि लेस कॉमनली यूज है, मतलब आज के दौर में जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। आजकल के दौर में मोस्टली जो है यहाँ पे जो है शॉर्ट एक्टिंग, यहाँ पे क्या जाएगा, ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जिसमें आपका सैल्ब्यूटामॉल यूज होता है, या फिर जो है यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट जैसे यहाँ पे सल्मेट्रोल या फिर फॉर्मेट्रोल जो है वो यूज़ करते हैं। मोस्टली ये दो यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है आपका बायोलॉजिक जो है वो थेरेपी भी दे सकते हैं, जिसमें आपका यहाँ पे ओमालिजुमैब है, यहाँ पे जो कि क्या है, NTIG फॉर सीवियर एलर्जिक अस्थमा। सीवियर एलर्जिक अस्थमा हो गया तो उस केस में भी दे सकते हैं। या फिर जो है आप बायोलॉजिक थेरेपी की तो यहाँ पे ओमालिजुमैब जो है, जो कि क्या है, NTIG है फॉर सीवियर यहाँ पे एलर्जिक अस्थमा, इस केस में दे सकते हैं। कुछ आपके जो ओरल और सिस्टेमिक मेडिकेशन है वो भी दे सकते हैं, ठीक है, ओरल और सिस्टेमिक मेडिकेशन, जिसमें सबसे पहले आप ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, जिसमें आपका प्रेडनिसोन होता है, ठीक है, जो कि सीवियर केसेस में मोस्टली यूज होता है। यहाँ पे थियोफाइलिन दे सकते हैं, जो कि क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर। हमने पढ़ा था कि म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से या फिर जो स्वेलिंग की वजह से क्या होता है कि जो हमारी जो है यहाँ पे जो ये डायमीटर है आपका वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए जो है ना यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ये देखिए ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ पे ये गैप कम हो जाता है। तो इसको डायलेट करने के लिए क्या है, ब्रोंको डायलेटर देंगे, जो कि क्या है, थियोफाइलिन, जो कि क्या है, एक तरह का एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है। उसके बाद कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी हम देते हैं सीवियर अस्थमा अटैक के लिए, जैसे हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी, यहाँ पे नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडाइलेटर, एल्ब्यूटेरॉल, यहाँ पे जो है एप्राट्रोपियम, ये भी दे सकते हैं। इंट्रावेनस यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसको मिथाइल प्रेडनिसोलोल वो भी देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हैं सीवियर केसेस में, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम केसेस में जो है हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसका प्रिवेंशन कि आप अस्थमा का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पे अवॉइड जो है ट्रिगर, मतलब जिन जिन ट्रिगरिंग एजेंट से जो है अस्थमा हो सकता है, सबसे पहले हमको उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे रिड्यूस द एक्सपोजर टू द एलर्जेंस और इरिटेंट, मतलब जो एलर्जेंस है, इरिटेंट हैं, उनसे हमको दूर रहना है। यूज़ एयर प्योरीफायर एंड अवॉइड स्मोकिंग, एयर प्योरीफायर का यूज़ करना है और अवॉइड करना है किसको, स्मोकिंग को। उसके बाद यहाँ पर रेगुलर यहाँ पे मेडिकेशन यूज, यहाँ पे एडहेरेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इनहेलर एंड कंट्रोल्ड थेरेपी,
जो हमको यूज़ करने को दिया गया है मेडिकेशन, उसको हमको जो है एक टाइम से ही यूज़ करना है। ये नहीं कि आज यूज़ किया, कल छोड़ दिया, परसों फिर यूज़ किया। ऐसे क्या हो जाएगा कि प्रॉपर जो है इफ़ेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो उसको हमको रेगुलर मेडिकेशन यूज़ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले मेंटेन करना है आपको हेल्दी वेट। देखिए जो पर्सन ओबीस होते हैं ना, उनको हर डिजीज़ का रिस्क रहता है। अगर ओबीस हैं तो उनको जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो डिजीज़ होते हैं उनकी भी दिक्कत होती है। यहाँ पे जो रिस्पायरेटरी डिजीज़ है उनका भी अटैक का है, लिवर डिजीज़ है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो डीवीटी भी हो जाता है। बहुत सी ऐसी डिजीज़ेस हैं जो आपके एक्सेस वेट की वजह से होता है। तो अगर आप अपना वेट जो है ना, अगर वेट आप रिड्यूस रखेंगे या फिर जो है मेंटेन रखेंगे, नियर अबाउट 65 के आसपास अगर आपका वेट है ना, तो परफेक्ट वेट है, ठीक है। अगर है तो ये सब जो है आप अगर मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे विथ अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन के साथ अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे वैक्सीनेशन, एनुअल फ्लू वैक्सीन लगाना है यहाँ पे, नीमोकोकल वैक्सीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। मतलब जो है एनुअल फ्लू का वैक्सीन लगा लें या नीमोकोकल का वैक्सीन लगा लें, जो कि प्रिवेंट करता है किससे, इन्फेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे अस्थमा एक्शन प्लान, यहाँ पे पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर द सिम्टम्स मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी एक्शन के लिए। उसके बाद मॉनिटर करें और प्रॉपर फॉलोअप लें। इससे क्या कर सकते हैं, आप अस्थमा से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट रहा किसका, अस्थमा के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हैव ए नाइस डे।